वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोड जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर फोन 98A से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं। जिनके भी फोन 98A का केस लगा है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। यहाँ पे आप फोन 98A में ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिससे आप फोन 98A का केस हार जाते हैं, तो यहाँ पे उन गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ। और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको कोर्ट के अंदर क्या करना है, कौन सा प्रैक्टिकली तरीका अपनाना है जो मैं खुद अपनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक एडवोकेट होने के नाते जो भी मेरे पास में फोन 98A के केस आते हैं उनको मैं कैसे डील करता हूँ, तो वहाँ पे आपको भी उस केस को कैसे डील करना है जिससे आप उस केस को आसानी से जीत जाए। पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश हो जाए तो चार्जशीट पेश होने के बाद में कोर्ट में ट्रायल की प्रक्रिया चलती है। तो इस कंडीशन के अंदर हस्बैंड क्या करता है कि बहुत बड़ी गलती कर देता है जिससे वो केस को हार जाता है। तो यहाँ पे मैं स्टेप वाइज आपकी पूरी जानकारी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि जब कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश हो जाए तो फर्स्ट डेट के अंदर जब हस्बैंड कोर्ट के अंदर जाएगा तो उसको चार्जशीट की कॉपी मिलेगी, यानी कि उसको चार्जशीट की कॉपी लेनी पड़ेगी। और फिर हस्बैंड को क्या करना है कि उस चार्जशीट की कॉपी को बारीकी से पढ़ना है, हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ना है कि इसमें क्या क्या लिखवाया गया है। यहाँ पे अगर हस्बैंड की बातें समझ में नहीं आती है तो वो अपने वकील साहब से बातें समझ सकता है, उनको पूछ सकता है कि इसमें क्या क्या बातें हैं, तो वो यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो फिर इसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में आपको ये देखना है कि आपके खिलाफ कौन कौन से पॉइंट वाइफ की साइड से लिखवाए गए हैं। तो यहाँ पे आपके पकड़ में आ जाएगा कि कौन कौन से फॉल्ट पॉइंट है। फिर आपको क्या करना है कि जो फॉल्ट पॉइंट है उनके आधार पे आपको एविडेंस इकट्ठे करने हैं कि आपके पास में कौन कौन से एविडेंस है। जब एविडेंस आपके पास में आ जाए, आपके फेवर में आ जाए, तो फिर आपको क्या करना है कि उस केस को लड़ने के लिए प्रॉपर प्लान बनाना है कि आप उस केस को कैसे जीते। इस जगह पे अगर आप प्लान बना लेते हैं तो बिल्कुल आप अपने केस को इजीली आगे जीत सकते हैं। तो यहीं पे आपको प्लान बनाना पड़ेगा। तो पहली बात तो आती है ये। सेकंड, आपको ये करना है कि जब चार्जशीट पेश हो जाएगी तो कोर्ट में चार्ज फ्रेमिंग होगी, डिस्चार्ज का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर मामलों में 498 में वकील साहब क्या करते हैं कि जो चार्ज फ्रेमिंग है वो ही कर देते हैं, पर वो डिस्चार्ज के ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। पर यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपको यहीं पे केस को स्टॉपेज करवाना है तो आपको डिस्चार्ज के ऊपर आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा। डिस्चार्ज के ऊपर आर्ग्यूमेंट इस तरीके से होगा कि आपको अपने केस के बारे में अच्छी तरीके से जो मजिस्ट्रेट साहब है उनको बताना है कि ये केस आपके ऊपर फाल्स तरीके से लगाया गया है, जबकि यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, ये एविडेंस आपके पास में है। अगर आप डिस्चार्ज के ऊपर प्रॉपर तरीके से आर्ग्यूमेंट करते हैं, अच्छी तरीके से मजिस्ट्रेट साहब को कन्विंस कर देते हैं कि यहाँ पे आपके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो फाल्स लगाए गए हैं, ये एविडेंस आपके पास में है, तो मजिस्ट्रेट साहब को यह लगता है कि ये पूरा मामला आपके ऊपर फाल्स लगाया गया है, इसके आपके पास में एविडेंस भी है, तो ये पावर है मजिस्ट्रेट साहब के पास में कि उस मामले को वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, इस मामले को यहीं पे खारिज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज के ऊपर आर्ग्यूमेंट करना है, कोर्ट के ऊपर दबाव बढ़ाना है। ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो वाइफ का, तो यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, एक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है। यहाँ पे वाइफ से घुमा फिरा के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि यही एक मौका मिलता है जब आपको वाइफ से क्वेश्चन पूछने का टाइम मिलता है। वाइफ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछना है कि जो 161 में वाइफ ने जो बयान दिए हैं और कोर्ट के स्टेटमेंट में जो बयान दिए हैं उनमें फर्क आपको करना है। यानी कि पहले उसने जो बयान दिए हैं और यहाँ पे कोर्ट के स्टेटमेंट में जो बयान दिए हैं उनमें आपको अंतर करना है, और यहाँ पे घुमा फिरा के उससे क्वेश्चन करना है बहुत ही माइंड के तरीके से, जिससे क्या है कि वो बौखला जाएगी और यहाँ पे वो बयान बदलेगी। अगर वो दूसरे बयान वहाँ पे देती है क्रॉस एग्जामिनेशन में तो वो खुद के जाल में खुद ही फंस जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज आती है जिसको आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पे कोई गलती आपको नहीं करना है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब चौथा पॉइंट ये आता है कि जब आप विटनेस से सवाल पूछे तो विटनेस से भी यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन करने हैं,
जिससे क्या है कि यहाँ पे उनकी गलती नजर आई। इस तरीके से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन करने हैं। तो चौथी जानकारी भी आपके समझ में आ गई होगी, चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब पांचवा पॉइंट ये आता है कि आपको रिटन स्टेटमेंट देना है, और जो कोर्ट की जो भी यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट वगैरह है, तो आपके केस में अगर वो मैच करते हैं तो यहाँ पे रिटन स्टेटमेंट के साथ में जो भी जजमेंट वगैरह है वो यहाँ पे कोर्ट के सामने पेश करने हैं। और यहाँ पे ये बात क्लियर करनी है रिटन स्टेटमेंट में कि जिससे क्या है कि वो जो जजमेंट है वो यहाँ पे आपके केस में मैच करे, जिससे क्या है कि मजिस्ट्रेट साहब उसको पढ़े तो उनको ये लगे कि बिल्कुल ऐसे ही सेम केस के अंदर ये डिसीजन दिया गया था हस्बैंड के फेवर में। तो यहाँ पे आपका केस भी इजीली उस तरीके से देखा जाएगा। और अगर यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि बिल्कुल ये केस फाल्स किया गया है और इस तरीके से यहाँ पे हस्बैंड को इस जजमेंट के अंदर रिलीफ दी गई है, तो बिल्कुल आपको भी वहीं पे रिलीफ मिल जाएगी, वो केस वहीं पे खारिज कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं वो एक एक हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर शुरू से ही इस तरीके की स्ट्रेटेजी बना के आगे चलते हैं, प्लान बना के आगे चलते हैं, तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप गलती कर देते हैं, अगर मैं ये पॉइंट बताया हूँ आपको इनके विपरीत आप चलते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। और अगर मैं बताया हूँ इस अनुसार अगर आप आगे बढ़ते हैं 498A में, तो बिल्कुल आपको 100% सक्सेस मिलेगी। अगर फॉल्स एलिगेशन आपके ऊपर लगे हैं, फॉल्स 498A का केस आपके ऊपर हुआ है। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।